क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। जब आचार्यों ने, साधु संतों ने परंपरा संभाली, पंडितों की कोई परंपरा नहीं थी, गृहस्थों की कोई परंपरा नहीं थी, कोई उनका दायित्व भी नहीं था। वो जो साधु संत आचार्य कर सकते थे, पंडितों की वहां कोई जरूरत नहीं थी। जब बड़ा आदमी सामने होता है तो छोटों का कोई मूल्य नहीं होता। कोई परंपरा नहीं चलाई गई पंडितों की, और ये परंपरा अक्षुण्ण रूप से 10वीं 12वीं 10वीं शताब्दी तक तो चलती रही, जहां पंडितों की कोई परंपरा नहीं थी। कोई पंडितों ने परंपरा का निर्वाह नहीं किया, जरूरत भी नहीं थी। लेकिन एक समय ऐसा आया, तीर्थंकरों का अभाव हुआ, तो आताताई शक्तियों के कारण से आचार्यों का भी, साधु संतों का भी अभाव होना शुरू हो गया। उनका टिकना मुश्किल हो गया, उनकी संस्कृति का तिरस्कार होने लगा और संस्कार भी तिरोहित होने लगे। तो आचार्यों ने कहा, मेरे संस्कार भले जीवित रहे या नहीं रहे, लेकिन संस्कृति को जीवित जरूर रखना है। दो में से कभी एक मौका मिले तो जो महान आत्माएं होती हैं वे संस्कारों को मिटना देख सकती हैं, लेकिन संस्कृति को जीवित करने के लिए वो संस्कार मिटा देंगे, संस्कार मिटा देंगे। जो महान आत्माएं होते हैं, वही हुआ दिल्ली के अंदर। एक और संस्कृति बचाओ, एक और संस्कार बचाओ। जिनसेन स्वामी के समय समस्या आई, संस्कार बचाओ, तो वो चाहते तो मुनि व्रत में समाधि लेकर अपना कल्याण कर लेते, लेकिन जब संस्कृति बचाने की बात आई तो फिर बाद की परंपरा में जिनसेन स्वामी के बाद एक ऐसे आचार्य, एक ऐसे मुनि, जहां राजा ने घोषित कर दिया कि तुम संस्कार बचाओ या संस्कृति तुम्हारे लिए मिटना पड़ेगा, तो उन महाराज ने कहा, मैं मिटने को तैयार हूं, मेरा संस्कार मिटने को तैयार है, मेरी समाधि मिट जाए, मेरा मुनि पद मिट जाए, मेरा धर्म मिट जाए, मैं मिट जाऊं, लेकिन संस्कृति जीवित रखना चाहिए। संस्कृति को जीवित रखने के लिए साधु संतों ने अपने आप को मिटा दिया, दुर्लभतम मुनि व्रत को मिटा दिया, रत्नत्रय को मिटा दिया, और एक आताताई शक्ति के सामने अपने प्राण पर्यंत तक जीवन भर मुनि बनने का संकल्प लिया था, उन्होंने वस्त्र ग्रहण कर लिया, संस्कार मिटा दिया, अपने आप को मिटा दिया, संस्कृति जीवित रखने के लिए, जिन्हें आप भट्टारक कहते हैं। भट्टारक संस्कार की परंपरा नहीं है, भट्टार कोई आगम की परंपरा नहीं है, कोई शास्त्रों में परंपरा नहीं थी, एक समस्या का समाधान था। और भट्टारकों ने और भट्टारक कोई अलग से नहीं थे, मुनि महाराज ने अपने संस्कारों को छोड़कर संस्कृति को जिंदा रखने का जो बीड़ा उठाया, उसका दूसरा नाम हुआ भट्टारक। उन्होंने संस्कार को जीवित नहीं रखा, रत्नत्रय को जीवित नहीं रखा, मुनि पद को जीवित नहीं रखा, लेकिन संस्कृति को जीवित रखने के लिए उन्होंने कार्य किया। और इसी के साथ साथ कहीं ऐसा ना हो जाए कि भट्टारक परंपरा मूल परंपरा बन जाए। अकाल में, संकटों में, आताताई शक्तियों के सामने जो कार्य सामने आया, वही कार्य कहीं मूल ना बन जाए, तो उसी भट्टारक परंपरा के साथ में एक विद्वानों की परंपरा चालू हुई। छोटे से रूप में 6वीं शताब्दी में धनंजय कवि, विस्तृत रूप से 1212वीं शताब्दी में आसाधर जी, 1232 के लगभग उनका जन्म माना जाता है। उसके बाद से भट्टारकों ने, भट्टारक और पंडित, इन दोनों के बीच में एक ही बात थी। समाज को यह चिंता हो गई कि भट्टारक कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि भट्टारक अपने आप को साधु मानने लगे, भट्टारक अपने आप को पिछीधारी मानने लगे,
भट्टारक अपने आप की पूजा कराने लगे, भट्टारक को लोग पूजने लगे, उनको सिंहासन देने लगे। उनकी मान्यता इतनी बढ़ गई कि वे आचार्य और साधुओं जैसी उनकी स्थान मिलने लगा। भट्टारकों को साधुओं जैसा, आचार्य मुनि महाराजों जैसा कोई व्रत नहीं है, कोई क्षुल्लक नहीं है, कोई प्रतिमा नहीं है, कोई प्रतिमा नहीं होती, 2 प्रतिमा भी नहीं, 12 व्रत भी नहीं। मात ग्रह त्याग के अखंड ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके, तो जब वहां व्रतों से विहीन पद को एक उच्चासन दिया जाने लगा तो समाज में एक भय पैदा हुआ, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मूल जो तीर्थंकरों का आचार्यों की परंपरा थी वह गौण हो जाए। तो पीछे से एक विद्वानों की परंपरा को तय किया गया और विद्वान लोग तैयार हुए और विद्वान लोग इस आवाज को उठा रहे थे कि भट्टारक परंपरा मात्र संस्कृत की रक्षा के लिए है, यह दिगंबरों की मूल परंपरा नहीं है। इसको सुरक्षित करने के लिए विद्वानों ने सागार धर्मावृत और अंगार धर्मावृत को लिखना पड़ा। उन्होंने लिखा, उसके बाद जो कुछ हुआ, आज हम विद्वानों को वो बात बताना चाह रहे कि आज पुनः जाकर के श्रमण संस्कृति की परंपरा जीवित तो हुई पूज्यवर शांति सागर महाराज के समय, लेकिन बीच में इतनी विकृतियां आ गई कि उन विकृतियों को श्रमण संस्कृति में भी प्रवेश होने की स्थिति बनने लगी। तो विद्वान लोगों की परंपरा में विद्वानों ने, जब उन्होंने देखा कि जो बीच में खंडित हुई परंपरा, जिन्हें हम भट्टारक परंपरा के रूप में मानते हैं, उस परंपरा के बाद जो श्रमण संस्कृति जीवित हुई उसमें बहुत ज्यादा मिक्सिंगपना, मिश्रपना आ गया। तब विद्वानों ने एक बागडोर संभाली कि नहीं, इसकी सुरक्षा करने के लिए भी श्रमण संस्कृति दूषित ना हो जाए, श्रमण संस्कृति उस अकाल के समय का दुष्परिणाम ना पड़े, उसके लिए विद्वानों ने एक संगठन बनाया 16वीं शताब्दी में, 1664 में। 16वीं शताब्दी में 1664 में एक बहुत बड़ा संगठन बना आगरा के अंदर। पंडित बनारसी दास की अध्यक्षता में पहली मीटिंग थी विद्वानों की। उत्तर भारत के विद्वानों ने पहली मीटिंग की थी और उस मीटिंग के अंदर जब देखा कि आज स्थिति बिगड़ने वाली है, तो उस समय एक मीटिंग स्थापित करके और कुंद की मूल परंपरा को जीवित करने के लिए एक नियमावली बनी और नियमावली बनकर के विद्वानों ने उसका बीड़ा उठाया और उसको सुरक्षित करके आज तक आए। बीच में बाद में शास्त्री परिषद, विद्युत परिषद की कहानी आप लोगों को मालूम है और वाचक लोग पहले बता चुके, लेकिन बाद में जाकर अब आप विद्वानों लोगों को एक बहुत बड़ा दायित्व है तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी परंपरा का एक दायित्व है। तुम परंपरा में नहीं आते, विद्वानों की कोई परंपरा नहीं है, ये मजबूरी की परंपरा है। मूल परंपरा तो तीर्थंकरों की है। अब इस समय 2 परंपराएं चल रही है, एक श्रमण परंपरा और एक विद्वानों की परंपरा। भट्टारक परंपरा उतनी ज्यादा प्रभाववान नहीं है तो एक क्षेत्र का सीमित रह गई, लेकिन विद्वानों की और साधुओं के दोनों का जो स्थान है पूरे भारतवर्ष ने ग्रहण किया। पूरे भारत में साधु हैं और पूरे भारत में विद्वान। अब इन दोनों का एक बहुत बड़ा दायित्व है, विद्वानों का एक बहुत बड़ा दायित्व है समाज को और साधुओं को। कहीं साधु संघ में, साधु परंपरा में कुंद स्वामी या मूलाचार के विपरीत कोई परंपरा को स्थापित किया जा रहा है तो उसको संभालने का दायित्व विद्वानों का है, छोटी मोटी जिम्मेवारी नहीं है। क्योंकि तुम समाज के बीच में रहते हो तो समाज को वह चीज बता के रखना कि नहीं, ये परंपरा कौन सी है, कुंद की मूलाचार की परंपरा क्या है। क्योंकि बीच में जो आता था इस शक्तियों के समय परंपरा आई, वो शीतलाचार का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। साधु संतों ने भी उसके प्रभाव में आकर के उसको कई बार अपनाया। तो विद्वानों के लिए
हमें मूल परंपरा को जीवित करने, सुरक्षित करने के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाना है। जहां साधु संस्कृति, श्रमण संस्कृति को कोई श्रमण दूषित करने लग जाए तो दूषण को हटाने का दायित्व विद्वानों का होना चाहिए, क्योंकि समाज ने तुम्हें बहुत बड़ा दायित्व, प्रतिनिधि सौंपा है। समाज नहीं कर सकती। अभी ये समाज की परंपरा चालू नहीं हुई, अभी समाज, अभी विद्वानों तक के बीच में दायित्व है। लेकिन यदि विद्वानों ने उत्तरदायित्व नहीं संभाला तो एक दिन वो आएगा कि श्रावकों की परंपरा चालू हो जाएगी। इस दायित्व को श्रावक संभालेंगे। लेकिन अभी मेरा भाव है, इस अधिवेशन के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि आप लोग अपना दायित्व समझें। आपको क्यों विद्वान परिषद बनाई गई, क्यों विद्वानों की परंपरा बनाई गई, क्या जरूरत थी विद्वानों की परंपरा की? और आज तो विद्वानों की परंपरा की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि साधु लोग हैं, पूरे भारत में साधु लोग हैं। लेकिन आज भी जीवित रखना है जो बात मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि साधु समाज अनेक अनेक रूप से मूल से हट रही है, मूल परंपराओं को गौण करती जा रही है। अब ऐसी मूल परंपराओं को सुरक्षित करने के लिए विद्वानों को स्वयं आगे आना पड़े, और उसके लिए विद्वानों को खुद अपनी आचार संहिता बनाना चाहिए। जब किसी संस्कृति का नेतृत्व करने का मौका मिले किसी को, तो वो आचार संहिता के पिता नहीं होना चाहिए, आचार संहिता होना चाहिए। तीर्थंकरों की आचार संहिता थी, साधु संतों की आचार संहिता थी, भट्टारकों ने भी कुछ अपनी आचार संहिता बनाई। लेकिन आज मुझे बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि आप लोग परंपरागत आ गए हैं, आपके ऊपर बहुत दायित्व है, आप लोगों के लिए मैं बहुत बड़ा दायित्व दे रहा हूं, लेकिन आपकी कोई आचार संहिता नहीं है, आपका कोई भेष नहीं है, आपकी कोई जीवन शैली नहीं है, आपका 24 घंटे दैनंदिनी नहीं है, आपका खान पान नहीं है, आपका रहन सहन नहीं है, आपकी कोई भी पहचान नहीं है। अभी तक इन परंपराओं में कोई ना कोई पहचान थी। तीर्थंकरों की पहचान सबको जग जाहिर है, साधुओं की पहचान सबको जग जाहिर है। भट्टारकों ने अपनी पहचान बनाई, उनका भेष बना, उनके आचार विचार बने, उनकी नियमावली बनी। भट्टारक कौन बन सकता है, उसकी एक नियमावली है। जब भट्टारक पट्ट स्थापना होती है तब वो नियमों के अंतर्गत भट्टारक बनाया जाता है। लेकिन आप भी उस परंपरा से, विद्वानों की परंपरा में और संस्कृति संभालने के लिए आपको उत्तरदायी ठहराया पूर्वजों ने। चाहे गणेश प्रसाद वर्णी जी ने किया हो, या उसके पहले किया हो, या पंडित जी साहब बनारसी दास ने किया हो, या पंडित जी आशाधर जी ने किया हो, उन सब ने बहुत कुछ कार्य किया, विद्वानों को आगे लाए। बनारसी दास विद्वानों की मीटिंग की, 400 साल हो गए, लेकिन विद्वानों की सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि उन्होंने कोई आचार संहिता नहीं बनाई, विद्वानों का कोई पहचान नहीं बनाई, विद्वानों की कोई दैनंदिनी नहीं बनाई। ये सबसे बड़ा दुर्गुण रहा। उसका परिणाम है कि आज विद्वानों का बहुत बड़ा दायित्व होकर के विद्वान प्रभावहीन होते जा रहे हैं। विद्वानों का जो पहले पोजीशन थी वो नहीं हो रही। अभी अशोक जी लाडन का सम्मान हुआ, इनको मालूम है कि देवगढ़ की जब पत्रिका छपी थी उस समय विद्वानों के नाम नहीं छप पाए थे, बड़ा हंगामा हुआ था। भारत की कोई भी पंचकर्म की पत्रिका नहीं छप सकती थी जिसमें भारत के विद्वानों के नाम नहीं आते हो। हर पत्रिका, वो मैंने भी देखी, विद्वानों के नाम आना ही पड़ेगा, लाना ही पड़ेगा, उनको लिखना पड़ता विद्युत वर्ग, चाहे वो आवे या नहीं आवे, और उनको बुलाना पड़ता था साधु के रहते हुए भी, क्योंकि समाज को साधु से ज्यादा विश्वास विद्वानों पर था। साधु से ज्यादा विश्वास विद्वानों पर था, क्योंकि विद्वान शास्त्र के ज्ञाता थे, साधुओं को समाज शास्त्रों का ज्ञाता नहीं मानती थी। वो जानते थे समाज के साधु आचार संहिता करता, आचार विचार में है, तब करेगा, उपवास करेगा, त्याग करेगा,
लेकिन शास्त्रों का ज्ञान साधुओं को नहीं है। ये समाज की अवधारणा थी, इसलिए जब भी चाहे साधु आवे या नहीं आवे, विद्वानों को जरूर बुलाया जाता था और विद्वानों के प्रवचन कराए जाते थे पंचकल्याणकों में। और ये मान के जनता सुनती थी कि विद्वान हमारे लिए वह दर्पण है जो साधु भी नहीं दे पाएंगे। और उस समय के आज धीरे धीरे वह स्थितियां क्यों घट गई, क्यों वो परंपरा खत्म हो गई, क्यों नहीं उस परंपरा को जीवित रखा? आज क्यों नहीं पत्रिकाओं में विद्वानों के नाम छपते हैं? आज क्यों नहीं विद्वानों को प्रमाणिक माना जा रहा है? आज क्यों नहीं विद्वानों की आचार संहिता बनवाई? क्यों नहीं विद्वानों को दर्पण मान करके समाज क्यों नहीं जाती है विद्वानों के पास? महाराजों के निर्णय करने के लिए भी विद्वानों के पास जाते थे। जगमोहन लाल जी कटनी के लिए समाज ने कहा, महाराजों की परीक्षा करने विद्वानों को भेजा जाता था, जाओ ये महाराज मानने लायक हैं कि नहीं, पूजने लायक हैं कि नहीं। जो विद्वान साधुओं के लिए कसौटी थे, आज उन विद्वानों की स्थिति क्यों हो गई? कसौटी थे जो, साधु को कसौटी पे कसेगा विद्वान, समाज उनको अधिकार देती थी। कितना बड़ा दायित्व, साधु की परीक्षा एक विद्वान लेगा, साधु की कसौटी में कितनी बड़ी इज्जत होगी समाज में साधु विद्वान की। कितना बड़ा होदा दिया समाज ने विद्वानों को साधु की परीक्षा करने के लिए। यदि विद्वान ने कह दिया कि साधु मान नहीं है, समाज उनको श्रीफल नहीं चढ़ाएगी, समाज उनको आहार दान नहीं देती थी और बिहार कम से कम बुंदेलखंड का तो यह आदर्श रहा है। बुंदेलखंड में कई बार साधुओं के पंडितों के कहने पर बिना हार के बिहार हुए, सागर से, बुंदेलखंड से बाईपास हुए विद्वानों के कहने पर। उनकी आचार से उनकी गाड़ियां जब्त हुई हैं, उनकी गाड़ियां संघ के संचालकों की गाड़ियां जब्त हुई इसी सागर के अंदर विद्वानों के कहने पर। विद्वानों की इतनी प्रामाणिकता थी। आज विद्वानों को हम वो औकात दिलाना चाहते हैं कि आपकी कितना बड़ा चीज थी, लेकिन क्यों आज निकल गई? क्योंकि आपकी कोई आचार संहिता नहीं है। कोई भी आचार संहिता आज तक नहीं हुई, ना विद्युत परिषद में, ना शास्त्री परिषद में, कि हमारे विद्युत परिषद में रहने वाले व्यक्ति का मापदंड क्या है, आचार संहिता क्या है, नियम क्या है, जिसको 24 घंटे कहीं भी देखें तो लोग दूर से कह सके यह विद्युत परिषद का विद्वान है, अन्यथा ये गुण हो नहीं सकता। कोई भेष होना चाहिए था। आज हम भोजन में नहीं कह सकते हैं कि ये विद्वान है। आज आचार कहीं भी नहीं बोल सकते। श्रावक में मिल गए सारे विद्वान, सब विद्वान, खान पान में, उठने बैठने में, बारात में, चाय में, पानी में, जो कुछ में है, सब में से मिल गए। विद्वान की कोई आचार संहिता नहीं रही। लोग ये नहीं कह सकते बारात में कोई विद्वान है, उनकी अलग व्यवस्था करो, ये विद्वान है देख करके। आज एक पंडित कैलाश चंद्र ने प्रस्तुत किया था वो बात, जो विद्वान की पहचान थी कि एक स्टेशन पर पंडित जी उतरे और नल में छन्ना लगाकर पानी पीने लगे, तो तुरंत किसी व्यक्ति ने कहा, लगता है आप जैन पंडित हैं। कम से कम ये वो छन्ना आपकी आचार संहिता थी, आपकी पिछी थी, आपकी पहचान थी। पिछी का अर्थ आपकी पहचान थी। आज कौन व्यक्ति है बोतल से खोलकर पानी पीता है तो छन्ना लगाता, कहीं छन्ना गायब हो गया। पिछी आपकी होना चाहिए थी। उस छन्ने ने, पंडित जी साहब ने संस्मरण सुनाया, उस छन्ने ने सारे ट्रेन के लोगों ने समझ लिया, अरे आप पंडित जी साहब हैं। मात्र एक छन्ने ने, जैसे पिछी को देखकर मुनि की पहचान होती है, ऐसे ही पंडित को देख करके पंडित की पहचान होना चाहिए। आज के वक्तव्य का मूल हिसाब है। इसलिए मैंने तुम्हें एक संस्कृति को संभालने का, तुम्हारे में संस्कार हो गए या नहीं हो गए हमें इससे मतलब नहीं है, लेकिन तुम संस्कृति को संभालने का दायित्व जरूर रखते हो। और संस्कृति को संभालने का दायित्व किया है, आपकी कोई ना कोई पहचान होना चाहिए, कोई ना कोई एक आचार संहिता होना चाहिए जो तुम्हारी पहचान हो, जो तुम्हारा स्वरूप हो, तुम्हारे बिना बोले कह सके ये जैन समाज का विद्वान है और विद्युत परिषद का, शास्त्री परिषद का विद्वान है। यदि ये आचार संहिता हर व्यक्ति को बैठ के, जो बनारसी दास ने गलती की, यदि बनारसी दास उसी समय आचार संहिता बना के जाते तो शायद आज वही मान्यता होती जो बनारसी दास के समय विद्वानों की इतनी मान्यता थी कि उन्होंने सारे भारत को कह दिया कि यह जो परंपरा चलाई जा रही दक्षिण भारत की,
यह परंपरा आगम विरुद्ध है। पूरे उत्तर भारत में एक मत होकर के बनारसी दास की मान्यता पर पीछे चल गए। कोई भी मानता, भट्टारक की घोषणाओं के पीछे भी बुंदेलखंड की उत्तर भारत की समाज ने विद्वान का पीछा कर लिया। विद्वान जो बोल रहा है वो सही है, विद्वान जो बोल रहा है वो सही है। और पूरा उत्तर भारत एक पक्ष में एक विद्वान की आवाज पर खड़ा हुआ था, इसका नाम था पंडित बनारसी दास जी। एक आवाज पर एक मीटिंग हुई थी। सांगानेर से, राजस्थान से अमरचंद भौसा ने जब अपनी वेदना सुनाई कि उत्तर भारत को नष्ट और भ्रष्ट करने की योजना है, तब जब मीटिंग हुई, अमरचंद भौसा एक श्रेष्ठी के कहने पर पंडित बनारसी दास ने जो मीटिंग दी और जो बनारसी दास ने आवाज उठाई, आज उसी आवाज की बदौलत है कि उत्तर भारत में कुंद कुंद की परंपरा जीवित है। मंदिरों में, साधुओं में, समाज में मात्र एक आवाज, किसी मुनिराज की आवाज नहीं थी, किसी आचार्य की आवाज नहीं थी, वो तो थे ही नहीं। एक पंडित की आवाज ने सारे भारत को कुंद कुंद की पहचान करा दी। यानी एक पंडित की आवाज इतनी बड़ी हो सकती है, एक पंडित की आवाज में इतना विश्वास हो सकता है कि सारा उत्तर भारत समूचा उस आवाज के लिए समर्पित हो गया। और यही सत्य माना, जो पंडित बोल रहा है वही आगम सत्य है, वही कुंद कुंद सत्य है, वही सर्वज्ञ सत्य है। ऐसी आदर्शता, बस उसने बहुत अच्छा काम किया था, संस्कृति की रक्षा की थी, बस आचार संहिता नहीं बना पाए। और मेरा कहना है कि यदि, मुझे कठिन दिख रहा है हालांकि, लेकिन यदि आप सब विद्वान मिलकर के एक ऐसी आचार संहिता निश्चित करें, चाहे भले 10 विद्वान कम बने, यदि बन जाए तो बहुत बड़ा काम होगा। चाहे वो श्रमण संस्कृति संस्थान का हो, चाहे यहां का हो, लेकिन सबको मिलकर के कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। अन्यथा यह स्थितियां आगे कहां पहुंचेंगी, किस रूप में पहुंचेंगी, हम नहीं कह सकते। अपन सम्मान कर रहे हैं, सम्मान की परंपरा चल रही है, तो सम्मान तो हो रहा है, होता रहेगा, होना चाहिए। इन्होंने ये कार्य किए हैं, लेकिन बस इसके साथ में एक सभी विद्वान अपना आत्म परीक्षण करें, तुम्हारी पहचान क्या है। दुनिया के बीच में तुम्हें लोग विद्वान कैसे कहेंगे, ये बताओ। सबके बीच में तुम बैठ जाओ तो कैसे कहेंगे, ये टोपी तुम हमारी शर्म के कारण लगाए हो। पहली गोष्ठी में टोपी नहीं थी, जबरदस्ती पहनाई थी, जबरदस्ती टोपियां पहनाई गई थी, और कई लोग धीरे से छुप करके हमसे जेब में रख लेते थे। ऐसा मुझे ध्यान है। जबरदस्ती कोई पहचान ना तो भेष से है कि भेष को देख कर कहें कि लो पंडित है। एक ब्राह्मण की पहचान तिलक से होती है, चाहे खड़ा तिलक हो चाहे हरा तिलक हो। जैन पंडित की तो कोई पहचान ही नहीं रही, कोई पहचान नहीं रही। अब इस पहचान को, ना तो भेष में पहचान है, अभी इसके बाद कौन जीन्स पे मिलेगा, कौन सुपारी सूट पे मिलेगा, नहीं कह सकते। मैं देखता रहता हूं इसलिए कह रहा हूं। मेरे छात्रावास के स्नातक बच्चे सब, और बाद में दर्शन करने आए तो मैंने उनको पहचाना नहीं। बोले महाराज जी मैं स्नातक हूं, और वो बढ़िया जीन्स पहने और काला कोट जो भी लगाए, तो आपकी पहचान भी नहीं होगी। करम मान कम से कम इतना ही रहेगा, धोती कुर्ता और टोपी रह जाए तो दुनिया में तुम्हारी एक पहचान बन जाएगी, एक पीछी बन जाएगी। और ये नियम हो जाए कि पंडित 24 घंटे भेष होगा, कितने भी पाश्चात्य संस्कृति बदल जाए, लेकिन पंडित धोती कुर्ता और टोपी पर रहेगा। यही चाहे बारात में हो और चाहे बाजार में हो, कहीं भी हो, इसकी पहचान होना चाहिए। आचार विचार में, आपके खान पान में कोई पहचान नहीं रही। आप सबके साथ जब बफर में खा रहे हैं, तुम भी खड़े हो जाते हो। विद्वान भी सब बारातियों के साथ खाने बैठ जाते हैं। विद्वान भी उसी बोतल से, उसी क्या बोलते कैन, वही पानी पीने लग जाते हैं। तो वहां भी आपकी पहचान होना चाहिए कि नहीं, ये विद्वान हैं, ये खड़े होकर भोजन नहीं करेंगे, ये सबके साथ भोजन नहीं करेंगे, ये बोतल से पानी नहीं पिएंगे, ये कैन का पानी नहीं पिएंगे। ऐसी कोई पहचान बनना चाहिए, आचार संहिता बनना चाहिए। मैं तुम्हें प्रतिमाधारी नहीं बना रहा हूं, भाव तो वही है, कल भी कहा था। भाव तो वही है कि शुरुआत यहां से हो तो फिर प्रतिमा देने में दिक्कत नहीं जाएगी। तो इस प्रकार की स्थिति यदि बन जाती है, खान पान की, परिवार की, रहस्य पंडित का परिवार है, व्यापार धंधे में भी
आपकी पहचान होना चाहिए। ये पंडित का व्यापार है तो समय, अच्छा अब मेरा काम तो ऐसे ही बोलने बैठ जाओ तो घड़ी नहीं रखो तो शायद 12 बजा दो, तुम्हारी 12 बजे हो हमारी 12 बज जाए, कोई बात नहीं। तो इस प्रकार की एक जो आज हमने पूरी बात आपसे कही, इस पर आज परीक्षण करें और स्वयं की कोई एक दैनंदिनी, स्वयं की एक आचार संहिता स्वयं खुद बनाओ। यदि परिषद नहीं बनाती है, शास्त्रीय परिषद नहीं बनाती है, सामूहिक नहीं बन पाता है, तो लो आज मैं एक बात कहता हूं, व्यक्तिगत अपनी पहचान बनाओ। ठीक है, परिषद से बनाने में दिक्कत जाएगी, सब माने या ना माने, लेकिन कम से कम व्यक्तिगत पहचान बना सकते हो कि हम विद्वान हैं विद्युत परिषद के, हम तो हम कहीं भी 24 घंटे कहीं रहेंगे, हमारी पहचान विद्वान के रूप में होगी। यदि व्यक्ति ने भी शुरू कर दिया तो 1 से 1 11, 11 से 111 होते हैं। महावीर भगवान की जय।